डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, और उसका अपोजिट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव क्यों बोलते हैं। मूवमेंट टुवर्ड हायर स्टेज, हायर इनकम हायर टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स। के अगर कोई पर्सन ज्यादा इनकम अर्न करता है तो उस पर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो भी ज्यादा होगा, उसकी टैक्स लायबिलिटीज ज्यादा होगी। और जो कम इनकम जनरेट कर रहा है, कम इनकम अर्न कर रहा है, उसकी टैक्स लायबिलिटीज क्या होगी, कम होगी। अगर किसी पर्सन की इनकम 0 से 2,50,000 रुपीज तक है, देन he has to not pay any tax, उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे देखो यहाँ पे 5 लाख टू 7,50,000, 7,50,000 टू 10 लाख, 10 लाख टू 12,50,000। तो जैसे जैसे किसी भी इंडिविजुअल का इनकम इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे देखो टैक्स रेट जो एप्लीकेबल है वो इंक्रीज हो रहे हैं। देखो दैट इज यहाँ पे देखो 10% है, फिर 15%, 20%, 25% और लास्ट में यहाँ पे क्या है 30%। तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ कि those persons who are earning higher income will have to pay higher tax, टैक्स रेट इंक्रीज होता जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रेसिव। तो इनकम टैक्स जो होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर के। ज्यादा इनकम अर्न करने वाले पर्सन को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, कम इनकम अर्न करने वाले पर्सन को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दैट इज प्रोग्रेसिव। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे दैट इज उसका अपोजिट। देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर 4, रिग्रेसिव। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स क्या है यहाँ पे, रिग्रेसिव इन नेचर। पॉइंट नंबर 4, रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया कि आपका इनकम अगर कम होता है तो आपके अर्निंग का जो परसेंटेज टैक्स में जाएगा वो ज्यादा होगा। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आपके इनकम का जो परसेंटेज है टैक्स में वो कम जाएगा। तो वो एग्जांपल थ्रू हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि मैरी स्कॉट करके एक पर्सन थी, उनकी वीकली सैलरी कितनी थी, $300। और उसने क्या किया, एक कुछ अपने प्रोडक्ट्स परचेज किए जो डे टू डे वो यूज कर रही है, दैट इज ग्रोसरी बिल $100। और उस पर टैक्स कितना पे किया उसने, दैट इज $6। तो उनकी इनकम के कितने परसेंटेज टैक्स में चला गया, तो 300 का 2% करोगे तो आपका आंसर आएगा $6। तो परसेंटेज कितने लगे, परसेंटेज ऑफ अर्निंग 2%। अब देखो राइट साइड, दैट इज जूली नेल, वीकली सैलरी उसकी कितनी है, देखो दैट इज $1,500, दैट इज मोर देन मैरी स्कॉट। उनकी 300 थी, अब इसकी इनकम ज्यादा है वीकली, तो देखो क्या है वहां पे, दैट इज $1,500 ग्रोसरी बिल। तो उसने भी क्या किया, सेम प्रोडक्ट परचेज किए जो मैरी स्कॉट ने परचेज किए थे $100 के, तो उसको भी तो सेम टैक्स ही पे करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है जीएसटी, वो तो क्या होगा, वो डिपेंड नहीं करता कि पर्सन कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि अगर आप सेम प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको वही टैक्स पे करना पड़ेगा जो ज्यादा या कम इनकम वाले पे कर रहे हैं। तो उसने भी क्या किया, $6 पे किए, तो उनकी इनकम के कितने परसेंटेज टैक्स में चले गए, तो देखो $1,500 के 0.4%। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है कि मैरी स्कॉट की वीकली सैलरी सिर्फ $300 थी, तो उनकी इनकम के 2% टैक्स में चले गए, इनडायरेक्ट टैक्स में। और कंपेयर करें हम यहाँ पे जूली नेल के साथ, तो उनकी वीकली सैलरी ज्यादा थी $1,500, तो उनकी इनकम के सिर्फ 0.4% टैक्स में चले गए। The next point is who will collect tax। तो एज यूजुअल इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट इज अ टैक्स कलेक्टर एंड सिटीजन ऑफ द कंट्री विल बी द टैक्स पेयर, डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशन। और गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि देयर विल बी अ डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना है पर वहां पे भी कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो होगी कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पे करना है, पर गवर्नमेंट में कौन से डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं फॉर कलेक्टिंग टैक्स। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट के अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनका भी एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और दो टाइप के टैक्स है, तो दोनों टाइप का टैक्स कलेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट को दी गई है। दैट इज वन इज, देखो यहाँ पे वेट,
वन इज CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक क्या है वहां पे, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या है वहां पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज CBIC। डायरेक्ट टैक्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, वो कौन कलेक्ट करता है, CBDT। कि अगर कोई आपको पूछे कि सर डायरेक्ट टैक्स जो हम पे करें सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कौन किस डिपार्टमेंट में पे करे, देन योर आंसर विल बी CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो तो वो कहाँ पे होगा, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, दैट इज CBIC। तो ये दोनों डिपार्टमेंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर दी पेइंग टैक्स। अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, वो इस दोनों डिपार्टमेंट ने दी है। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, और वो किसके अंडर में आते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर में आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और CBDT डील्स विद द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स, जो मैंने अभी आपको बताया। डायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करता है, CBDT। and whereas matter relating to levy and collection of central indirect tax are dealt with the CBIC, that is Central Board of Indirect Tax and Custom। तो ये दोनों डिपार्टमेंट है जो अलग अलग दो टाइप का टैक्स अलग अलग कलेक्ट करते दोनों डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अभी देखो ये रहा, दैट इज बेसिक क्वेश्चन क्या, इज इट कंपल्सरी टू पे टैक्स। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी पर्सन, अगर वो स्लैब रेट के हिसाब से उन पे टैक्स लायबिलिटीज अराइज होती है, देन इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। आर्टिकल 265 of the Constitution of India provide that no tax shall be levied or collected except by the authority of law। तो क्या लिखा है कि जो अथॉरिटी है वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, उसके अलावा कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। Therefore, no tax can be levied or collection in India unless it is explicitly and clearly authorized by way of legislation। तो वे ऑफ लेजिस्लेशन की वजह से क्या हुआ है कि कुछ अथॉरिटी को टैक्स कंपलसरी पे करना है ऐसा लिख के दिया है वहां पे, उसके अलावा कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो आपको सिंपली सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 265 है, उसमें लिखा गया है कि जिस पे भी टैक्स लायबिलिटीज अराइज होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको टैक्स पे करना कंपलसरी। अब उसके रिलेटेड रूल्स कहाँ पे लिखे कि सर इनकम टैक्स लायबिलिटीज हम पे अराइज होगी या नहीं होगी, वो कहाँ से पता चलेगा। तो इट विल बी क्लियर फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो इनकम टैक्स है वे 1961, उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आप पे टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही है या नहीं हो रही। The Income Tax Act 1961 was enacted to provide for levy and collection of tax on income earned by a person। तो एक्चुअल में टैक्स इनकम टैक्स एक्ट आया कब था, दैट इज 1961 से। 1961 से इनकम टैक्स एक्ट को क्या किया था वहां पे फॉर्मुलेट किया था। टैक्स एक्ट किस साल में वहां पे फॉर्मुलेट किया गया था, दैट इज 1961। पर वो एप्लीकेबल कब से हुआ, तो दैट इज 1 अप्रैल 1962। तो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगे, कौन से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगे, और कौन से टैक्स दोनों कलेक्ट कर सकते हैं कंबाइंड। तो ये तीनों जो लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ का यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में क्या लिखा होगा कि वो सारे टैक्स जो सिर्फ कौन कलेक्ट करेगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट विल कलेक्ट द टैक्स। जो भी लो टैक्स की लिस्ट दी गई होगी यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्या होगा कि वहां पे जो टैक्स का लिस्ट दिया होगा वो टैक्स सिर्फ कौन कलेक्ट करेगा, ओनली स्टेट गवर्नमेंट। एंड को करंट लिस्ट में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कुछ पोर्शन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। तो आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 है, वो स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, कौन से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, और कौन से टैक्स दोनों साथ में कंबाइनली कलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हेन द टैक्स विल बी पेड। तो कंपलसरी टैक्स पे करना है या नहीं करना वो भी आपको पता चलेगा। कौन कौन से टाइप के टैक्स आपको पे करने पड़ सकते हैं वो भी क्लियर होगा कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के। इनकम जनरेट करते हो तो डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विसेज आप रिसीव करते हो मतलब परचेस करते हो, यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, देन यू हैव टू पे इनडायरेक्ट टैक्स। कंपलसरी भी है पे करना,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर कब टैक्स पे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईयरली सिस्टम दिया है कि दो बातें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। तो बिफोर हम आगे बढ़े कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो दो टाइप के ईयर होते हैं स्टूडेंट, अगर आपको पता हो तो, फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है, देखो लिखा है वहां पे, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। किसी भी साल पे 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च पे फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ते थे तो उसमें भी क्या था कि कोई किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल, और फिर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब कर देते आप, 31 मार्च। तो दैट इज कंसिडर एज अ फाइनेंशियल ईयर। उसी तरह से कैलेंडर ईयर भी होता था। तो कैलेंडर ईयर में क्या होता है कि वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी और कंप्लीट होता है 31 दिसंबर। तो दैट इज कैलेंडर ईयर। तो ईयर के अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, पर हमें यहाँ पे क्या करना है कि while defining previous year and assessment year you have to use the concept of financial year only। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर में कंप्लीट होगा। क्यों? बिकॉज प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के जो कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने हैं वो किसके बेस पे बने हुए हैं, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर ही होगा और असेसमेंट ईयर भी क्या होगा, एक फाइनेंशियल ईयर भी होगा। अब इसी फाइनेंशियल ईयर के बेस पे क्या किया जाए, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बनाएगा। अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को एक एक सेंटेंस में डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि पूरा जो जो भी सेमेस्टर सिस्टम अभी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पूरा सिलेबस स्टडी करते हो 4-5 महीने तक। उसके बाद क्या होता है, एग्जाम होता है। तो पहले पूरा पढ़ाई होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। तो एग्जाम को हम इनडायरेक्टली हम टेक्निकल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, दैट इज असेसमेंट। कि आपने कैसी पढ़ाई की, उसका असेसमेंट कब होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट का हमने असेसमेंट किया कि स्टूडेंट की पढ़ाई कैसी रही। अलग अलग वे होते हैं असेसमेंट के। तो उसी तरह से गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या करती है कि फाइनेंशियल ईयर के बेस पे प्रीवियस ईयर डिफाइन करती है कि प्रीवियस ईयर में क्या होगा कि गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपको इनकम अर्न करनी है उतनी कर लो, अलग अलग सोर्स थ्रू। और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर इन विच इंडिविजुअल और कोई भी पर्सन, कंपनी हो, फर्म हो, सॉल प्रोप्राइटर, इनकम जनरेट करता है, इनकम अर्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। तो एक सेंटेंस में अगर प्रीवियस ईयर को डिफाइन करना हो तो कैसे आप लिख सकते हो, द प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इन विच पर्सन जनरेट और अर्न इनकम। जैसे आप क्या करते हो, पहले पढ़ाई करते हो, उसी तरह से टैक्स जो पे करते हो उनको पहले इनकम तो जनरेट करने दो। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि ऐसा फाइनेंशियल ईयर जहां पे सारे पर्सन, और पर्सन में सब कुछ आ जाएगा, इंडिविजुअल आ जाएगा, फिर पार्टनरशिप फॉर्म आ जाएगा, सोल प्रोप्राइटर आ जाएगा, कंपनी आ जाएगी। तो प्रीवियस ईयर में जो भी पर्सन इनकम जनरेट करता है फाइनेंशियल में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। उसके बाद क्या होगा, उस पर टैक्स लायबिलिटीज अराइज होगी अगर कुछ लिमिट से ज्यादा उसने इनकम जनरेट की, चाहे वो कंपनी हो, फॉर्म हो या फिर इंडिविजुअल हो। तो असेसमेंट ईयर को क्या बोलते हैं, दैट इज ईयर इन विच इंडिविजुअल और पर्सन पे टैक्स द गवर्नमेंट। कि जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का ईयर है, उसको क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। तो नाम किस तरह से पढ़ते, देखो असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे क्या होता है, असेसमेंट होता है कि हर एक इंडिविजुअल या कंपनी या फर्म या फिर जो भी पार्टनरशिप फर्म है, उसका इनकम का असेसमेंट होगा कि लाओ चलो हमें बताओ कितने कितने इनकम आपने जनरेट किए, कौन से सोर्स से जनरेट किए, फिर आप उस पर टैक्स लायबिलिटीज क्या होगी, कैलकुलेट होगी। तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, वो इनकम का असेसमेंट कर रहे हैं। बिकॉज ह्यूमन नेचर क्या है कि इनकम कम से कम शो करेंगे ताकि उनको कम टैक्स पे करना पड़े। तो असेसमेंट करना क्यों जरूरी है कि जो भी इंडिविजुअल ने इनकम आपको शो करके रखी है गवर्नमेंट को, वो सही है या गलत, या उसने जो टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट किए रूल्स के हिसाब से, वो रूल्स फॉलो करके एक्चुअल में जो टैक्स पे करना है वही पे कर रहा है या फिर उससे कम पे कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉड के या एरर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, उनका असेसमेंट करते हैं उनके इनकम का, और फिर टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट होती है।
तो प्रीवियस ईयर में क्या है, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न बाय द पर्सन, एंड असेसमेंट ईयर जो प्रीवियस ईयर के बाद का साल होता है, क्योंकि उसके बाद तो टैक्स पे करना है। तो क्या असेसमेंट ईयर को कैसे डिफाइन करेंगे, असेसमेंट ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम टैक्स पेड बाय द पर्सन और इनकम का असेसमेंट होता है। तो ये दोनों एक एक सेंटेंस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। देखो लिखा भी क्या है वहां पे कि एक फाइनेंशियल ईयर था, तो अगर हम एज्यूम करें स्टूडेंट कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21, तो आपको क्या सोचना है कि मैं बात कहां से कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो ये याद रखना कि अगर मैं बोलूँ कि 2020-21 वो कैलेंडर ईयर है, तो आपको क्या सोचना है वहां पे कि सर क्या बात कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020, वो भी 12 मंथ का ही होगा। पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट में कॉन्सेप्ट कौन से फॉलो होते हैं, फाइनेंशियल ईयर के, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो देखो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर ये वाला है 2020-21, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए क्या होगा, वही सेम प्रीवियस ईयर, बिकॉज इसी फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करते हो, इनकम जनरेट करते हो। तो 2020-21 अप्रैल टू मार्च, दैट इज योर प्रीवियस ईयर। तो टैक्स कब पे करना है, उसके बाद के साल में। तो उसके बाद क्या आता है, देखो दैट इज असेसमेंट ईयर। तो अप्रैल 2021 टू मार्च 2022, तो 2021 टू 22 वो आपके लिए क्या बनेगा, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में अगर आप किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे हो, डिटेल में इनकम का असेसमेंट कर रहे हो, तो वो कौन सी इनकम का असेसमेंट कर रहे हो, जो प्रीवियस ईयर में अर्न की है, उसके अगले साल में अर्न की है, इसीलिए उसके नाम भी क्या पड़े, देखो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो नेम के बेस पे आप याद रखोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया वही सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की है। देखो रेड करो क्या है, द ईयर इन विच इनकम इज ऑन is known as the previous year, and the next year in which income is assessed is known as a assessment year। तो जिस साल में इनकम अर्न करते हो उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में आप इनकम टैक्स पे करते हो उसको क्या बोलते हो, असेसमेंट ईयर। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर 2020-21 है, तो असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 2021-22। और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर किसके बेस पे डिफाइन करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के बेस पे। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और कंप्लीट होता है 31 मार्च 2021, जो भी पर्टिकुलर ईयर हो उसके हिसाब से। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ बेस बताया कि प्रीवियस ईयर का सिंपली एक लाइन में मीनिंग क्या है कि प्रीवियस ईयर एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जहां पे पर्सन इनकम अर्न करता है, जनरेट करता है। और असेसमेंट ईयर एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जहां पे प्रीवियस ईयर में अर्न की हुई इनकम पे वो टैक्स पे करता है। पर यहाँ पे क्या देखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो क्या लिखा है, फर्स्ट देखो असेसमेंट ईयर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। तो असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होता है, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो प्रीवियस ईयर में देखो कुछ एक्सेप्शन है, क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर मे बी ऑफ 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। तो क्या होगा सर, क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो आपने बताया कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और अभी आप बोल रहे हैं कि 12 मंथ का भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, 12 मंथ से कम, 12 मंथ से कम मंथ के लिए कैसे पॉसिबल है वो ईयर। तो देखो क्या लिखा है उसमें, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि प्रीवियस ईयर तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होता है, पर एज अ स्टूडेंट आपने बिजनेस स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल 1 नवंबर को स्टार्ट किया बिजनेस, तो उससे पहले तो आपके बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो उस केस में क्या होगा, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के केस में क्या होगा, प्रीवियस से 12 मंथ से कम हो सकता है, क्योंकि नवंबर में एज्यूम करो कि एज अ स्टूडेंट आप क्या कर रहे हो कि एक डेट एज्यूम कर लेते कि 1 नवंबर को आपने एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो 1 नवंबर से पहले तो बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, और एज अ बिजनेसमैन आपने कोई इनकम जनरेट ही नहीं किया। और प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं, जिस साल आप इनकम जनरेट करते वो। तो आप तो क्या बोलोगे गवर्नमेंट को कि देखो नवंबर से पहले तो हमने कोई इनकम ही जनरेट नहीं किया है। तो आपके लिए न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, और कंप्लीट तो कंपलसरी कहाँ पे होना है, 31 मार्च पे। तो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर कितने मंथ का हुआ, देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च, तो 5 ही मंथ का उनका प्रीवियस ईयर हुआ।
तो जो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है उनके लिए प्रीवियस ईयर 12 मंथ या उससे कम हो सकता है। कि अगर आपने एग्जैक्ट डेट 1 अप्रैल को ही स्टार्ट किया था खुद का बिजनेस, तो इवन दो इट इज न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, आपका प्रीवियस ईयर बाय डिफॉल्ट 12 मंथ का ही है। और अगर 1 मई को किया तो आपका प्रीवियस ईयर 11 मंथ का हो जाएगा, अगर 1 जून को किया तो 10 मंथ का। तो जरूरी नहीं कि बिजनेस आप 1 अप्रैल को ही स्टार्ट करो, तो डिपेंड कि प्रीवियस ईयर के कौन से मंथ में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस का फर्स्ट प्रीवियस ईयर 12 मंथ या उससे कम हो सकता है। सर सेकंड ईयर में क्या होगा, देखो सेकंड ईयर तो फर्स्ट 31 मार्च को प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो आपका बिजनेस कंटिन्यू है। तो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में क्या होगा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ है उससे कम हो सकता है, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर है वो तो ऑलवेज 12 मंथ के होंगे। और असेसमेंट ईयर तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 12 मंथ का ही होता है। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी है, देखो क्या लिखा है, दैट इज determination of first previous year in case of newly set up business or profession or for a new source of income। तो मैंने अभी जो एग्जांपल से एक्सप्लेन किया वही सारी बातें लिखी, देखो इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बीइंग न्यूली सेटअप, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो सेटअप कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर के बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन किस तरह से होगा कि जिस डेट को आपने न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया उस डेट से लेके उसी प्रीवियस ईयर का 31 मार्च जिस दिन आएगा उनके उतने दिन के लिए आपका क्या बन जाएगा, वो प्रीवियस ईयर बन जाएगा। उसी तरह से न्यू सोर्स ऑफ इनकम, कि आप कहीं पे जॉब कर रहे थे तो इनकम फ्रॉम सैलरी थ्रू आप इनकम जनरेट कर रहे थे, पर आपको क्या हुआ कि आपने एक एक्स्ट्रा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया और वो रेंट पे दे दिया। तो नया सोर्स आपने जनरेट किया इनकम का, कि आप एक तरफ सैलरी तो अर्न कर ही रहे थे पर दूसरी तरफ आपने क्या किया कि 1 अक्टूबर को एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया और वो रेंट पे दे दिया। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थ्रू आपने रेंट थ्रू जो इनकम जनरेट किया उसका प्रीवियस कहाँ से स्टार्ट होगा कैलकुलेशन का, दैट इज 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो 6 मंथ का। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन किस तरह से होगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 6 मंथ का प्रीवियस होगा। तो एक ही पर्सन के लिए एक सोर्स के बिजनेस तो आपका चलता ही जा रहा है, पुराना बिजनेस है, तो उनके लिए प्रीवियस है 12 मंथ का, पर नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेस करके रेंट पे दे दिया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रीवियस कितना होगा 6 मंथ का। तो वो भी एक नया सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर रहे हो, तो उसमें भी देखा जाएगा किस दिन से इनकम जनरेट होना स्टार्ट हुआ उसी दिन से आपका प्रीवियस ईयर कंसिडर किया जाएगा। और नोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो स्टूडेंट, दैट इज above explanation signifies that the first previous year may be period of less than 12 months, but in any case it cannot exceed period of 12 months। 12 मंथ से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, बिकॉज रूल्स में ही लिखा है कि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च में कंप्लीट होगा। तो 12 मंथ से तो ज़्यादा होने का कोई चांसेस ही नहीं है। पर अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है या फिर न्यू सोर्स ऑफ इनकम है तो 12 मंथ्स या उससे कम भी हो सकता है। पर उसके बाद के जितने भी प्रीवियस ईयर आएंगे वो तो सारे क्या होंगे 12 मंथ के होंगे, बिकॉज तब बिजनेस पूरा ना हो गया होगा। तो देखो क्या लिखा लास्ट सेंटेंस, हाउएवर नेक्स्ट, मतलब उसके बाद का प्रीवियस ईयर और उसके बाद के जितने भी प्रीवियस ईयर दैट इज नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर शैल ऑलवेज बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, उसके बाद तो 12 मंथ। तो ये एप्लीकेबल कब है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और न्यू सोर्स ऑफ इनकम, तभी वो 12 मंथ्स या उससे कम हो सकते हैं। उसके बाद तो क्या होगा सेकंड प्रीवियस ईयर थर्ड प्रीवियस ईयर फोर्थ प्रीवियस ईयर वो तो सारे 12 मंथ के बाय डिफॉल्ट हो ही जाएंगे। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे देखो। तो अभी मैंने आपको जनरल रूल्स क्या बताया आपको स्टूडेंट, कि पहले आप इनकम जनरेट करते हो प्रीवियस ईयर में, उसके बाद असेसमेंट ईयर पे क्या करते हो टैक्स पे करते हो। पर कुछ क्या होगा रूल्स यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जिस साल आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसी साल में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो सर ये क्या बोल रहे हो, अभी तो आपने बोला कि पहले पूरा यहाँ पे प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट करो 1 अप्रैल 31 मार्च, उसके बाद टैक्स पे करो। तो अभी ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि ये रूल्स इस 4 पॉइंट में एप्लीकेबल नहीं होगा। कि यहाँ पे क्या होगा कि आप जिस साल इनकम जनरेट कर रहे हो गवर्नमेंट बोल रही है कि उसी साल आपको टैक्स दे देना है, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करेंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रेसेबिलिटी। क्या हो सकता है कि असेसमेंट ईयर में वो पर्सन अवेलेबल ही ना हो, तो आप टैक्स किसे कलेक्ट करोगे, कि अब एज ए स्टूडेंट आप इनकम जनरेट कर रहे हो अभी, हो सकता है कि जब
नेक्स्ट प्रीवियस असेसमेंट ईयर आए तब आप फॉरेन कंट्री में चले गए पढ़ाई करने के लिए, तो गवर्नमेंट फिर कहाँ पे आपको ढूंढने आएंगे कि आपका टैक्स बाकी था प्रीवियस ईयर का, लाओ हमें दो। तो कुछ कंडीशन क्या होगी गवर्नमेंट चेंज कर कि जो पर्सन का अगर प्लानिंग है कि कहीं बाहर चले जाना और वो ट्रेसेबल, मतलब उसको फिर वो हाथ में नहीं आएगा टैक्स असेसमेंट ईयर तक वेट करोगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स थोड़े बहुत क्या कर दिए, चेंज कर दिए कि आप क्या करना कि आप इंडिया में तो रहते नहीं हो, बाहर ही रहते हो ज़्यादातर, तो अगर इंडिया में आके इनकम जनरेट करते हो प्रीवियस ईयर में तो टैक्स प्रीवियस ईयर में पे करके फिर चले जाना। असेसमेंट ईयर तक हम वेट नहीं करेंगे, अगर असेसमेंट ईयर तक हमने वेट किया तो फिर तो आप फॉरेन में होगे, तो हम कहाँ पे ढूंढते फिरेंगे आपको। तो इस कंडीशन में क्या है कि रूल्स चेंज हो जाएगा ये 4 पॉइंट में कि प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट किया है और प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये 4% के लिए क्या होगा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही ईयर होगा, एक ही फाइनेंशियल ईयर। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होते हैं, पर ये 4% के लिए प्रीवियस ईयर भी सेम होगा और असेसमेंट ईयर भी सेम फाइनेंशियल ईयर होगा। तो सर ऐसे कौन कौन से पर्सन है, तो देखो नॉन रेसिडेंट असेसी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, तो शिपिंग बिजनेस में जो पर्सन काम कर रहे हैं और वो भी क्या है नॉन रेसिडेंट। अब सर ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं, तो अभी रेसिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आपका पूरा एग्जाम्पल का पोर्शन है, तो तब मैं आपको सिखाऊंगा सारी कंडीशन के साथ कि रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर नॉन रेसिडेंट का अभी आप मतलब क्या समझो कि जो इंडिया में ज्यादातर नहीं रहता है, अभी इतना समझो, फिर कंडीशन के साथ मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पर्सन। तो नॉन रेसिडेंट का अभी मतलब क्या समझो कि जो ज्यादातर बाहर ही रहता है इंडिया के बाहर। तो देखो एक पर्सन है वो शिपिंग बिजनेस में काम कर रहा है और वो नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया में रहता ही नहीं, तो उस पर्सन के लिए क्या बना दिया कि आप प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दो, क्योंकि असेसमेंट ईयर में हो सकता है आप इंडिया में अवेलेबल ही ना हो। शिपिंग बिजनेस में ऐसा ही होता है कि क्या होता है बहुत ही टाइम लगता है वहाँ पे शिपिंग बिजनेस में फिर इंडिया में वापस आना, तो असेसमेंट ईयर में वो अवेलेबल ना होगा तो क्या करेंगे हम। उसी तरह से देखो सेकंड एक पर्सन क्या है, अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कि आपका प्लानिंग है कि 10 या 15 साल हमें बाहर की कोई फॉरेन कंट्री में जाके रहना है या फिर वापस आना ही नहीं, तो उस पर्सन के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रीवियस ईयर में आपने अगर इनकम जनरेट किया है और आप पे टैक्स लायबिलिटीज अरेंज होती है तो आप टैक्स पे करने के बाद ही जाना, क्योंकि आप फिर 10-15 साल तो यहाँ पे आने नहीं वाले या फिर परमानेंट वहाँ पे रहने वाले हो, यहाँ पे अब आने ही नहीं वाले, तो टैक्स हम किससे कलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि अगर कोई इंडिया परमानेंटली लीव कर रहा है या फिर बहुत ही लंबे समय तक जा रहा है तो उनको भी बोला जाएगा कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे कर दो। इट मीन्स फॉर यू असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बोथ आर सिमिलर। उसी तरह देखो इनकम ऑफ बॉडी इज फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो क्या था यहाँ पे कि 5 या 6 मंथ के लिए कोई एक बॉडी आपने जनरेट की थी और इनकम जनरेट करने के बाद वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब आपका कोई प्लानिंग ही नहीं था कि वो लंबे समय तक आपको रन करनी है स्मूथली, कि आपका प्लानिंग ऐसा ही था कि 3 या 4 साल के लिए वो हम बिजनेस चलाएंगे उसके बाद बंद करेंगे। जब फोर्थ ईयर आएगा तब आपको पता है कि अब असेसमेंट ईयर में तो कोई मतलब ही नहीं है, आप अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू ही नहीं करने वाले, तो अभी प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दो तो सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के बिजनेस होते हैं उनका भी वही होता है। और देखो लास्ट इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस, तो जो बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो जाते हैं, क्या कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं या फिर किसी और इश्यू की वजह से बिजनेस अगर बंद करना पड़ रहा है, तो उस पे क्या होता है कि गवर्नमेंट असेसिंग ऑफिसर पे छूटता है कि अगर आप चाहो, असेसिंग ऑफिसर आपको बोले कि प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दो डिसकंटिन्यूड बिजनेस की इनकम का, तो प्रीवियस ईयर में पे करना पड़ेगा। अगर वो आपको बोले कि कोई बात नहीं चलो असेसमेंट ईयर में पे करना, तो वो असेसमेंट ईयर में। तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में क्या करना है, इट डिपेंड्स ऑन द असेसिंग ऑफिसर डिस्क्रेशनरी पावर, कि वो आपको बोले तो प्रीवियस ईयर में पे करना पड़ेगा, अगर वो आपको परमिशन दे तो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये 3-4% बेसिकली स्टूडेंट ऐसे जहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के रूल्स का, मतलब जिस साल इनकम जनरेट किया उसी साल हमको टैक्स पे करना पड़ता है।